बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को क्लोजिंग एंड देने वाले हैं कि कोई चीज़ हम लोगों से रह तो नहीं गई, उनकी हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। जैसे आप लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट के स्टार्ट में ही जाकर देखें तो सबसे पहले आपको बताया गया लेजर्स और लेजर्स हमारे पास क्या होते हैं। लेजर की टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास लेजर की दो किस्म की ये टाइप्स मौजूद हैं कि हम लोग लेजर्स को टी अकाउंट्स की फॉर्म में बना सकते हैं और आप लोग ऐसा ही करते रहे कि आप उसको टी अकाउंट की फॉर्म में बनाते रहे। साथ में फिर उसने बैलेंसिंग टी अकाउंट लेजर के बारे में आपको बता दिया। आप लोगों ने बैलेंसिंग से मुराद है बैलेंस कैरी डाउन को डिटरमिन करना कि किसी भी लेजर की क्लोजिंग करना। तो क्लोजिंग के बारे में भी आप लोगों ने सीख लिया था। जैसे ही इसकी रीडिंग करेंगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। साथ में हमारे पास आता है एक और टाइप है हमारे पास रनिंग अकाउंट बैलेंस। लेजर्स को दो तरह से बनाया जा सकता है, एक टी अकाउंट की फॉर्म में, दूसरा रनिंग अकाउंट बैलेंस की फॉर्म में। टी अकाउंट की फॉर्म में आप लोग बनाते हैं, जबकि रनिंग अकाउंट बैलेंस ये बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपके पास टी अकाउंट मौजूद हो, जब तक आप इसकी क्लोजिंग नहीं कर लेते ना, तब तक आपको इसके बैलेंस का पता नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एक रिसीवेबल है क्वालिटी ट्रेडर्स, उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुई आपको बताई गई, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चला कि रिसीवेबल्स का बैलेंस 7,000 है। मींस हमने अभी इससे 7,000 रुपीज रिसीव करने हैं। लेकिन ये उस टाइम पे पता चला जब हमने इस लेजर की क्लोजिंग कर दी। ड्यूरिंग द पीरियड हमें नहीं पता चलता कि इसके इसके साथ हमारा बैलेंस क्या है। तो इसको देखने के लिए हम लोग चले जाते हैं रनिंग अकाउंट बैलेंस की तरफ। इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि डेट डिस्क्रिप्शन के बाद आपने एक कॉलम डेबिट का बनाना है, दूसरा कॉलम क्रेडिट का। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ एडिशन क्या है कि लास्ट में एक बैलेंस का कॉलम आपके पास मौजूद होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेना है। यहां पर देखें आपके पास इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से नजर आया है कितना है, 5। कौन सी साइड पर है, डेबिट साइड पर। तो हम लोग चाहेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन को बैलेंस के कॉलम में 5,000 और डेबिट बैलेंस लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इससे मुराद कि ये मेरा एसिड है, डेबिट बैलेंस से मुराद मेरा एसिड है और क्रेडिट बैलेंस से मुराद मेरी लायबिलिटी है। अब यहां पर देखें हमने नेक्स्ट 6 फैब, जहां पर 8 फैब है, तो पहले ये वाली ट्रांजेक्शन हुई होगी। हमने उसको क्रेडिट सेल्स की, कितने रुपीस की, 15,000 की। हमने उसको 15,000 की सेल्स कर दी। तो हम लोग जाएंगे इधर, यहां पे लिखेंगे कि 6 फैब को हम लोगों ने सेल्स की, कितने की, 15,000 की। अब देखिए कौन सी साइड पे लिखी हुई थी वो, तो आपने भी डेबिट कॉलम में लिखना है। और यहां पर देखें उस पर्सन ने पहले आपके 5,000 रुपए देने थे, 15,000 रुपए की आपने उसको क्रेडिट सेल्स कर दी, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 20,000। अब आपका रिसीवेबल बन गया है डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट में डेबिट ऐड हो गया, तो टोटल डेबिट 20,000 रुपीज का बन गया। ये बात क्लियर। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको उसके बैलेंस का पता चल गया कि भाई आफ्टर सेल्स जो आपका वो रिसीवेबल है, अब वो 20,000 रुपीज के साथ है। अब 6 के बाद अगर आप लोग यहां पर देखें तो 8 फैब, 8 फैब को क्या हुआ था, सेल्स रिटर्न हुई थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डेबिट साइड पूरी लिख लो फिर क्रेडिट साइड लिखो, नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेट चलना है हम लोगों ने। अब डेबिट साइड की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20th फैब को है, लेकिन 20th फैब से पहले यहां पर 8 फैब सेल्स रिटर्न हुई थी। तो आप बताएं सेल्स रिटर्न कौन सी साइड पे लिखी हुई है, तो आपने जाना है रनिंग अकाउंट बैलेंस में सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अब खुद सोचें कि एक पर्सन, उसने आपके 20,000 रुपीज पे करने थे, उसमें से उसने 2,000 की आपको गुड्स रिटर्न कर दी। तो मैं उसे क्या कहूं कि अब तुमने मेरे 22,000 रुपए देने हैं, क्या लेस हो जाएगा। देखें डेबिट है, यहां से ये क्रेडिट है, तो आपस में नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोगों ने डेबिट में से इस क्रेडिट को लेस करना है। तो आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा, 18,000 डेबिट बैलेंस होगा। कि जैसे ही उसने आकर आपको 2,000 की गुड्स रिटर्न की, आप उसे कहेंगे कि पहले तुमने मेरे 20,000 रुपए देने थे, अब 2,000 की गुड्स रिटर्न के बाद तुमने मेरे 18,000 रुपए देने हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखें फिर 18th फैब,
18 फैब को उसने आपको 10,000 रुपीज पे कर दिए बैंक में, 10,000 रुपीज आपको मिल गए। तो आप लोग जाएंगे यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बैंक और क्रेडिट कॉलम में 10,000, उसने 18,000 रुपये आप देने थे आपके, उसमें से 10,000 रुपये उसने आपको पे कर दिए, तो उसका रिमेनिंग बैलेंस। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस को मेंटेन करते जा रहे हो। टी अकाउंट का यही डिसएडवांटेज था कि उसको बैलेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्लोज किया जाता था, जबकि रनिंग अकाउंट बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें बैलेंसिंग वैल्यू बता रहा होता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें, फिर हमने इसको 8,000 रुपीज की गुड सेल की, तो जाकर जैसे ही रनिंग अकाउंट बैलेंस में 8,000 की गुड सेल लिखेंगे, पहले उसने मेरे 8,000 रुपए देने थे, मजीद 8,000 रुपए की मैंने उसको गुड्स सेल कर दी, तो अब उसने मेरे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, 16। अब मैंने उससे 16,000 रुपीज रिसीव करने हैं। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो उसने हमें बैंक में हमें मजीद 9,000 रुपीज पे कर दिया था। जैसे ही इस 9,000 रुपीज के हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, तो अब बैलेंस देखें क्या आ गया हमारे पास, 7,000। तो लेजर अकाउंट भी हमें यही कह रहा था कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपका रिसीवेबल है वो 7,000 का है, और यहां पर भी एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा रिसीवेबल 7,000 का ही है। आई होप कि आपको रनिंग अकाउंट बैलेंस समझ आ गया होगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानने की जरूरत थी। आप लोग टी अकाउंट्स की फॉर्म में ही अपनी अकाउंटिंग क्या करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ लेजर्स आ गए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। टाइप्स ऑफ लेजर्स, ये पोस्टिंग रूल्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। और आ जाए चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का ये जो पेज है ना आप लोगों के पास, आपने सिंपली इसको वन टाइम रीडिंग करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या है, जैसे अब आप लोग देखें कि जैसे ही हम लोग पैदा हुए थे हमारा नाम रख दिया गया। नाम रखना खैर अब इतना जरूरी भी नहीं था, लेकिन क्यों रखा गया, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब ये सिर्फ हमारी एक शनाख्त होता है कि अगर मैं कहूंगा ना अली, तो भी बाकी लोग नहीं इतने मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे, अली को पता चल जाएगा कि मैंने अली को बुलाया। ऐसा ही है ना। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी कुछ इसी तरह से एक यूनिक कोडिंग हुआ करती है, हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल्स वगैरह की, कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे पास मौजूद हैं। अब यहां देखें, कहते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएटेड बाय अ बिजनेस to be used to organize its financial transactions into identified categories of assets, liabilities, income and expenses। क्या आपके पास कोई भी चीज आए, आप उसको कोड को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये मेरे पास मेरा एसेट है, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो आपने ऐसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। फिर इसको किस तरह से किया जाता है, कहते हैं यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। अब जैसा कि अगर आप लोग वेयर हाउस में चले जाओ ना, तो कंपनी के पास जो क्वार्टर होते हैं ना वो तो एक जैसे ही हैं, कंपनी का नाम ही प्रिंट है उसके ऊपर। तो अब उस क्वार्टर में क्या कुछ रखा हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शिफ्टिंग करने के दौरान हम लोग वो जो गत्ते के कार्टन के अंदर चीजें पैक करके ले जाते हैं, अगर आप लोग रैंडम चीजें लेकर जाएंगे ना, तो फिर बाद में आप ढूंढते फिरोगे कि यार मैंने ये वाली चीज कहाँ पे रखी थी, आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें, पैकिंग के टाइम पर एक कार्टन है आपकी बुक्स का, उसमें बुक्स रखें, बाहर लिख दें बुक्स, अब ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है। अब एट द एंड सपोज आपको एक बुक चाहिए, आप लोग बाकी कोई कार्टन नहीं ओपन करेंगे, आपको पता है कि बुक्स वाला कार्टन ही मैंने जाके ओपन करना है। इसी तरह से किचन के जो बर्तन वगैरह थे उसके लिए आपने एक अलग से बनाया हुआ था, जाके चाय पीनी थी, मतलब शिफ्टिंग जब कर ली, चाय पीनी थी, अब बुक्स वाला कार्टन तो नहीं खोलोगे ना, पता होगा मैंने बर्तनों वाला कार्टन, क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया हुआ है। ये मार्क किसी भी तरह का हो सकता है, ये होते हैं इंटरनल यूसेज के लिए, ये एक्सटर्नल यूसेज के लिए नहीं होते। आप उसके ऊपर क्रॉस कर दो, आप कलर चेंज कर लो, आप उसके ऊपर लिख लो कि ये इस चीज के लिए है, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। आप उसकी कोई ना कोई कोडिंग कर लो कि भाई ये वाला कोड मैंने इन चीजों के लिए रखा हुआ है।
अब यहां देखें, कहते हैं ईच जर्नल लेजर, आप लोगों ने जर्नल लेजर्स बनाए थे, ऐसे ही था ना। तो अगर जो जर्नल लेजर आपने बनाए थे, आप यहां पर देखें, ट्रंकी मोटर्स जर्नल लेजर 13, मोटर व्हीकल्स जर्नल लेजर 12, ये है इनकी यूनिक कोड। क्या आपको पता होगा कि जब जर्नल लेजर 12 की बात आएगी तो उसी टाइम पे जहन में आ जाएगा मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है। जर्नल लेजर 12 में हमारी मोटर व्हीकल्स मौजूद हैं, जर्नल लेजर 13 में हमारे अकाउंट पेएबल ट्रंकी मोटर्स मौजूद हैं। तो हर लेजर के लिए जिस तरह से अलग अलग उसका नाम है, उसी तरह से उसकी अलग अलग यूनिक कोडिंग है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके अपने नाम तो हैं ही अलग अलग, लेकिन आपको एक रोल नंबर भी दिया जाता है ना ऐसा। अब वो क्यों दिया जाता है? भाई नाम में सिमिलैरिटी आ सकती है, अली दो भी हो सकते हैं मेरी क्लास में, लेकिन दोनों का रोल नंबर एक जैसा नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने अली को बुलाया, वो दो हैंड्स रेज हुए कि भाई मैं भी अली हूं, मैं भी अली हूं, तो मैं कहूंगा जिसका रोल नंबर 5 है, अब वो एक ही आएगा, क्योंकि दूसरे अली का रोल नंबर कुछ और होगा, है ना ऐसा। तो यूनिक कोडिंग करनी है आप लोगों ने। इसी तरह से आप लोगों के मोबाइल फोन नंबर यूनिक कोडिंग है। जो फोन नंबर आपके पास है ना, वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, वो किसी और का आईडी कार्ड नंबर नहीं है, यूनिक कोडिंग है। मतलब जैसे ही आपका आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे, आपने ही आना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखें, अकाउंट्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक कोड एंड हेडिंग्स। या तो आपको कोडिंग का पता होना चाहिए, या फिर उनके ऊपर जो हेडिंग्स है कि ये मोटर व्हीकल्स का अकाउंट है, ये ट्रंकी मोटर्स का अकाउंट है, ये सेल्स का अकाउंट है, ये परचेजेस का अकाउंट। तो हेडिंग से हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, हम लोग कोडिंग नहीं कर रहे होते थे, लेकिन हम लोग हेडिंग तो करते थे ना। तो वो भी एक किस्म की यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट्स में ही शामिल हो जाता है। दिस अलाउज अ बिजनेस टू जनरेट instructions and policies to be followed by those members of staff responsible for क्या चीज, क्या हमने जब उनको एक सिस्टम बनाकर दे दिया, तो अब जिसने भी रिकॉर्डिंग करनी है, हमने मोटर व्हीकल परचेज की, आपको याद होगा एक मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट थी फ्रॉम ट्रंकी मोटर्स, लेकिन एक मोटर व्हीकल ऑन कैश भी थी, ऐसे ही था ना। तो हम लोगों ने पता था कि चाहे भाई क्रेडिट पर है चाहे कैश पर है, जाएगी मोटर व्हीकल के अकाउंट में, ऐसे ही था ना। तो दोनों मोटर व्हीकल्स को हमने मोटर व्हीकल्स के अकाउंट में ही जाके रखा था। तो ये जो बंदे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, मतलब बुक कीपिंग करने वाले, उन्हें पता होता है कि इन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने इन्हीं लेजर्स में ही जाके रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा कोई और लेजर यूज नहीं कर सकते। दिस लिस्ट इज टिपिकली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है ना, हम उसी अरेंजमेंट में इनकी कोडिंग कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स लिखे जाते हैं, एसेट में भी हम लोग सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिखते हैं, फिर करंट एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स की एक अरेंजमेंट मौजूद होती है, उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटीज की तरफ जाते हैं। लायबिलिटीज जब लिखने लगते हैं तो पहले नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटी, उन्हीं अरेंजमेंट्स के तौर पर आप लोगों ने इनकी कोडिंग करनी है। नेक्स्ट देखें, statement of financial position journal ledger accounts followed by statement of comprehensive income journal ledger account. The structure and headings in the list aim to result in consistent position of transactions. मतलब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जो जो जर्नल लेजर्स होते हैं, उन सब को अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे सेल्स का लेजर है, इसका बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है, परचेजेस का लेजर है, इसका बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ है। डिजाइन एंड फ्यूचर चेंजेस, कि आप लोगों ने ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है, इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और क्या आप फ्यूचर में इससे रेलिवेंट कोई चेंजेस कर सकते हैं इसमें। ये डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही जैसे अगर आप लोग देखें ना अपनी बुक्स में, जो बुक्स के फर्स्ट पेज के ऊपर आपके पास कंटेंट मौजूद है, मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3 स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। अच्छा, इससे अगर आप लोग देखें, क्या आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प नहीं मिल जाती किसी भी चैप्टर पे जंप करने के लिए?
कि सपोज आपने चैप्टर 5 पे जाना है तो वन वन पेज ना देखो कि चैप्टर 5 कहां से स्टार्ट हो रहा है या चैप्टर 4 कहां एंड हो रहा है। यहाँ पे देखो चैप्टर 5 बैड एंड डाउटफुल, दैट्स पेज नंबर सपोज 87, आपने डायरेक्ट 87 ओपन कर लिया तो आपको चैप्टर नंबर 5 मिल जाएगा। ऐसे ही है ना। तो आपके लिए ना ये जरा आसानी पैदा हो जाती है। ये जो कंटेंट है ना ये बेसिकली लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। अगर हम लोग बात करें अब अकाउंटिंग में तो ये जो कंटेंट गिवन होता है ना ये आपके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं कि भाई आपको पता हो कि आपका कौन सा लेजर कहां पर मौजूद होता है। अब यहां देखें, और इस कंटेंट को बनाने के लिए भाई आपकी कोई भी डिजाइनिंग कोई भी फॉर्मेटिंग, एक बुक के ऊपर जो कंटेंट बना हुआ होगा ना दूसरी बुक पे वैसा नहीं होता, चेंज होता है। तो आप लोग इसको चेंज कर मतलब इसके डिजाइन को कुछ भी रख सकते हो। कहते हैं डिजाइन, अ कंपनी माइट हैव कंप्लीट फ्रीडम इन डिजाइनिंग इट्स, मतलब इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए कि आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन रखना है विद इन द बाउंड्री सेट बाय द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन आपने अकाउंटिंग के रूल से बाहर भी नहीं निकल जाना, आजादी है आप लोगों को, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपनी मर्जी करना शुरू कर दें। फिर देखें इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट माइट इशू अ जेनेरिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम विच अ बिजनेस सेलेक्ट्स those codes that are appropriate to its needs। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है और उसमें इंतखाबी निशान की सिलेक्शन, क्या आपने भाई कौन सा इंतखाबी निशान रखना है। आप अगर किसी पार्टी की तरफ से हो तो आपको उस पार्टी का ही जो इंतखाबी निशान होगा आपको वही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आजाद उम्मीदवार हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक लिस्ट मौजूद है कि भाई आओ इसमें से सिलेक्ट कर लो कि तुमने अपना इंतखाबी निशान कौन सा रखना है। बात समझ आ गई सब बच्चों को। मतलब ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भाई उनके पास शेर है तो मेरे पास गधा है, ये नहीं कर सकते। जाके देखो अगर वहां पे गधा मौजूद है तो आप सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो आप नहीं रख सकते। फ्रीडम है कि ये लो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, इसमें से जो चाहे रख लो लेकिन इससे बाहर नहीं जाना। ऑलराइट, सही से समझ आ गई ना एग्जाम्पल की। कहते हैं इसीलिए उसने कहा था कि भाई अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ये ना हो कि आपने गधा को सेलेक्ट कर लिया तो फिर कौन आपको वोट डालेगा, गधा ही डालेगा। इसीलिए तो शेर को गधे की खाल गधे को शेर की खाल पहनाई हुई है। In order to keep a vigilant control over accounting framework of the organization, no accounting personnel is allowed to make amendments। देखिए दो चीजें थी, एक डिजाइन के बारे में बात थी और दूसरा चेंजेस के बारे में। पहला था डिजाइन, कहते हैं डिजाइन आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जैसे मर्जी बनाना है तुम्हारे ऊपर फ्रीडम है, तुम लोग बना सकते हो। लेकिन हमने कहा कि क्या किसी किस्म का कोई चेंज किया जा सकता है, उसने कहा इस बात की इजाजत किसी को नहीं है कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट बन चुका है ना अब किसी भी पर्सनल को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस करे। ऑलराइट, तो अब देखो क्या लिखा है, नो अकाउंटिंग पर्सनल इज अलाउड टू मेक अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। इवन के न्यू हेड ऑफ अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता। अब ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, आपसे कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई हो। नेक्स्ट देखें, इन द चार्ट ऑफ अकाउंट अनलेस, वैसे इजाजत नहीं है लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा आपको कोई मजबूरी हो, अब आपको बताने लगा है एक्सेप्शन आ गई है। अनलेस स्पेसिफिक रिटन अप्रूवल देयर ऑफ इज ड्यूली सैंक्शनड बाय द हेड ऑफ फाइनेंस। इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि इसके लिए हमें तो न्यू हेड ही ओपन करना चाहिए, ये पुराने जितने भी हमारे पास हेड मौजूद हैं हम उनमें अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में आपको हेड ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस फंक्शंस के लिए आपने उसकी रिटर्न अप्रूवल पर साइन लेकर फिर न्यू हेड ओपन करना है, अदरवाइज नहीं होने वाला। ऑलराइट, तो जहां पर आप लोग ये देखते हो ना कि भाई मुझे अब जाकर हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन के पास रिटर्न अप्रूवल लेके जानी पड़ेगी, उसके साइन करवाऊंगा और फिर आगे न्यू हेड ओपन करूंगा, तो आप पुराने में ही एडजस्ट कर लेते हो। ओके, चीजें समझ आ गई होंगी आप लोगों को।
कि वैसे आप लोगों को इजाजत नहीं है, इन केस अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप लोगों ने रिटर्न अप्रूवल, फिर आपने उसके ऊपर साइन करवाने हैं हेड ऑफ फाइनेंस के, फिर जाके इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस की जा सकती हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं कर सकते, वो फिर फ्रॉड में आ जाता है। अगर आपने ऐसा ना किया और न्यू हेड ओपन कर लिया, इट मींस दैट आपने फ्रॉड किया है और फिर आप पकड़े जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अब हम लोग ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? द एम ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो पर जब आप उस स्टेटमेंट्स को पढ़ने लगेंगे ना, तो सारे ही आपको ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे। इससे पहले जितने आपने पढ़ लिए कि हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को क्यों बना रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे, ये असिस्ट करेंगे वगैरह वगैरह, सारे ही हमें ऐसे लगेंगे जैसे ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को ठीक करना है जो इधर पर हो, इसके अलावा नहीं। क्लियर? अब क्या इधर लिखा हुआ है? द एम ऑफ द चार्ट इज टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। द ऑर्गेनाइजेशंस एम to maintain appropriate charts of account in order to cater the present and future monetary transactions with an objective of coming up with timely, accurate, and meaningful financial reporting. The chart of accounts will act as a guiding and referring tool to the finance personnel while they post accounting entries to their respective head of। अब इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये था कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिकॉर्ड हो चुकी हों। फिर उसने ऑर्गेनाइजेशंस का एम बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि हम लोग जितने भी हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट वे में मेंटेन करके रखें, ताकि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी होती हैं वो टाइमली प्रिपेयर हो, एक्यूरेट होनी चाहिए। एक तो टाइम पर प्रिपेयर हो, दूसरा हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए, और तीसरा मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। मतलब ऐसी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो जिसका हमें पता ही ना चले। तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट मौजूद होना चाहिए जिसमें हमें पता चले कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हमें प्रॉफिट ही मिलना है या प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में एट दैट टाइम पता चलेगा। तो ये तीन खूबियां उसमें होनी चाहिए कि हमारे पास तमाम चीजें टाइमली, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सके। फिर वो कहता है कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, ये बेसिकली आपको एक रास्ता दिखा रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है, गाइडिंग एंड रेफरिंग टूल्स के तौर पर ये यूज होता है। कि इन केस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दी सेल्स 1 मिलियन, किसी ने पूछ लिया हाँ भाई कैसे 1 मिलियन, अब आप रेफर करोगे कि भाई जाओ हमारा जर्नल लेजर अकाउंट सेल्स का देखो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। तो जैसे ही उस लेजर अकाउंट में जाएंगे या चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे, वो पता चलेगा कि हमारी सेल्स की वैल्यूज क्या है। तो ये आपको गाइड करता है, रेफरिंग टूल के तौर पे यूज होता है, और अपने हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताता है, क्योंकि हर जर्नल लेजर डिफरेंट डिफरेंट। और जब भी हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो एसेट्स के लिए अलग से होता है, लायबिलिटीज के लिए अलग से है, इनकम के लिए अलग से है। तो जैसे ही कोई एक कोड सामने आता है हमें पता चल जाता है ये हमारा एसेट है, हमारी लायबिलिटी है, हमारी इनकम है, हमारा एक्सपेंस है। क्लियर? अब आ गया इसका स्पेसिमेन, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का स्पेसिमेन फॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरह से है। जैसे कि सबसे पहले एसिड की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास नॉन करंट एसिड। अब नॉन करंट एसिड आप लोगों के पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब यहां पर एक कोडिंग मौजूद है कि हमारे जितने भी बिजनेस के नॉन करंट एसिड्स होंगे उनका कोड 100 से स्टार्ट होगा और 199 तक जाएगा। अब इससे हमें पता चल जाता है कि हर वो कोड जो 1 से स्टार्ट हो वो मेरा नॉन करंट एसिड है। हर वो कोड जो 1 से स्टार्ट होगा ना वो मेरा नॉन करंट एसिड। उसके बाद चाहे जो मर्जी पहला डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पर 1 हो तो मेरा नॉन करंट एसिड है। ये देखो
कोई भी कोड अगर 1 से स्टार्ट होता है मेरा नॉन करंट एसेट है। क्लियर। अब इसमें हमने मजीद क्लासिफिकेशन कर दी, कहा कि अब नॉन करंट एसेट काफी सारे मौजूद हैं कंपनी के पास। उसने कहा कि यार जो मेरी लैंड है ना उसको हमने कोड किया हुआ है 110 से लेके 119 तक। जो मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग है 120 से 129 तक। इसी तरह वेयर हाउस 130 से 139 तक। मोटर फैक्ट्रीज 140 से 40, मोटर व्हीकल्स 50 से 59। अभी भी उसने कुछ कोड छोड़ दिए क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कोई न्यू नॉन करंट एसेट्स इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारे पास स्पेस मौजूद हो उसको कोडिंग करने के लिए। ये ना हो कि मैं ऊपर लिख दूं 100 से 159, यहाँ पे 159 पूरे कर दिए, बाद में कोई और एसिड आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, अब उसके लिए क्या करूं। तो इसीलिए आपने थोड़ा मार्जिन भी छोड़ना है। अब यहां पे पता चल जाता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है नॉन करंट एसिड्स है। अगर 1 के बाद भी 1 है तो लैंड होगा, 2 है बिल्डिंग होगा, 3 है वेयर हाउस होगा, 4 है फैक्ट्रीज होंगी, 5 है मोटर व्हीकल्स होंगी। क्लियर। ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, फिर करंट एसिड्स आ गए। अब 199 तक हमने इसको कोड कर दिया था, तो नेक्स्ट हमारे पास 200 से 299। अब ये आइडेंटिफिकेशन है कि हर वो कोड जो 2 से स्टार्ट होगा मेरे करंट एसेट्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब उसमें देखें सबसे पहला करंट एसेट्स इन्वेंट्री 210 से 219। इसी तरह रिसीवेबल्स 222 269, क्योंकि रिसीवेबल्स काफी सारे हो जाते हैं और हर रिसीवेबल का अलग अलग अकाउंट बनना है, तो इसीलिए इधर इसने कोडिंग बहुत ज्यादा कर दी। कैश के लिए 270 से लेकर 279 तक। फिर वो नॉन करंट लायबिलिटीज पे आया, फिर आपको करंट लायबिलिटीज के बारे में बता दिया। इक्विटी का बताया कि 500 से 599 तक जितने भी कोड्स होंगे वो हमारी इक्विटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इनकम के लिए 600 से 699 एंड एक्सपेंसेस के लिए 700 से 799। ये कोडिंग आप अपनी मर्जी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कर सकते हैं। जरूरी नहीं 3 डिजिट हो, 4 डिजिट भी कर सकते हैं, इवन के 2 डिजिट भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एनी इशू। आपको आपने घर जाकर सिर्फ एक मरतबा रीडिंग करनी है, इसके अलावा छोड़ दो इसको। आपका कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। आई होप कि अब ये समझ आ चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट बेटा ये ट्रायल बैलेंस की बात आ जाती है। आप लोग ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो सारी इसमें लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको एक मरतबा से रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक तो आपने सोर्स डाटा देखना है कि ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन के लिए सोर्स डाटा कौन सा हो सकता है। तो आपके पास सोर्स डाटा ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन में कौन सा हो सकता है। सबसे पहले कैश बुक, वहां से आपको कैश के बैलेंस का पता चलता है, बैंक के बैलेंस का पता चलता है। तो आपसे कहता है कि कैश एंड बैंक बैलेंस अगर आपने डिटरमिन करने हैं तो उसका पता आपको कहां से चलेगा, कैश बुक से चलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखो, कहता है कि अगर आपने रिसीवेबल्स के बैलेंसेस देखने हैं तो रिसीवेबल्स का बैलेंसेस रिसीवेबल लेजर और उसके लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से पता चलेगा कि मेरे रिसीवेबल्स का टोटल बैलेंस कितना है। देखिए मैंने जैसे ही लेजर्स बनाए थे, रिसीवेबल लेजर्स की मदद से मैंने लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनाए और टोटल रिसीवेबल जाके ट्रायल बैलेंस में लिख दिए। तो कहते हैं कि फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, और किसकी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, कहते हैं रिसीवेबल लेजर से आपको पता चलेगा। और जर्नल लेजर इफ सेपरेट रिसीवेबल लेजर इज, अच्छा आपके पास ना दो ऑप्शन होते हैं, यहां पे जरा गौर से सुनिएगा। पहला ऑप्शन तो है आप रिसीवेबल लेजर बनाए, हम लोगों ने ऐसा ही किया था। कहते यार, कहते अगर आप रिसीवेबल लेजर नहीं बना रहे, मतलब हर रिसीवेबल को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपके जर्नल लेजर्स के अंदर, आपके जर्नल लेजर्स के अंदर आप एक ही रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हो। अब मिस्टर ए बी सी में है, बी बी सी में है, सी बी डी बी, सारे आपके रिसीवेबल एक ही अकाउंट में है और इसको कहा जाता है कंट्रोल अकाउंट। तमाम रिसीवेबल्स का एक ही अकाउंट, उसको क्या कहेंगे, रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट, जो कि हमारे जर्नल लेजर का पार्ट होता है, जर्नल लेजर में बनता है।
और कंट्रोल अकाउंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। ओके, मतलब हम लोग अपने रिसीवेबल्स का एक ही कंबाइंड अकाउंट अब नहीं बना रहे होते, तो इस वजह से मैंने आपके साथ इसकी डिस्कशन भी नहीं की थी। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन आया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है कि रिसीवेबल लेजर का पता जर्नल लेजर से कैसे चल सकता है। रिसीवेबल लेजर वाली बात तो समझ आ जाती है, लेकिन कहता है कि अगर आप रिसीवेबल लेजर मतलब सेपरेट रिसीवेबल्स अकाउंट को मेंटेन नहीं करते तो आप अपने जर्नल लेजर्स में एक ही रिसीवेबल का अकाउंट बना लें, जिसे रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। तो यहां से जो आपको बैलेंस मिलेगा ना, वो बैलेंस आपके लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के साथ मैच कर जाएगा। यहां पर आपके टोटल रिसीवेबल्स का बैलेंस मौजूद होना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट, पेएबल्स बैलेंस का पता कहां से चलेगा? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से पता चलेगा। कौन सी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से? पेएबल से या फिर जर्नल लेजर इफ सेपरेट पेएबल लेजर इज। तो भाई जर्नल लेजर में आप लोगों ने पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट भी मेंटेन करना है। उसमें आपके तमाम पेएबल्स एक ही अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और जब उसकी क्लोजिंग करेंगे तो आपके टोटल पेएबल्स का आपको पता चल जाएगा। क्लियर? कोई इशू? फिर बाकी तमाम बैलेंसेस का पता कहां से चलना है? जर्नल लेजर से। ये है हमारे पास सोर्स डाटा। तो ये सोर्स डाटा के लिए छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आपके एमसीक्यू यहीं से ही बन जाया करते हैं। फिर आ जाता है पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या होता है। तो कहते हैं इट इज, अच्छा इसके साथ ना ये लिख लिया करें कि भाई ये वाला पोर्शन थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी डिस्कशन हो रही है। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए भाई, फाइनेंशियल बेसिकली अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटेंट्स के पास चाहे बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ना हो, लेजर्स ना हो, लेकिन उसके पास पहली चीज ट्रायल बैलेंस दे दो, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देनी है। तो इसीलिए ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर यूज होता है। फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ये खुद जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनता है, तो इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन पाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज यूजफुल मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले अगर किसी किस्म के कोई एरर्स हैं तो ट्रायल बैलेंस ने आपकी हेल्प कर देनी है। क्या आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके आप उन एरर्स को ठीक कर सको। अब क्या कहते हैं, इन अकाउंटिंग सिस्टम एरर्स मस्ट हैव अकर्ड इफ द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑन द लेजर अकाउंट्स आर। तो फिर ट्रायल बैलेंस ने भी इक्वल नहीं होना। पता चल जाएगा कि एरर्स मौजूद है, लेकिन सिर्फ ये वाले एरर्स नहीं होते। एरर्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के जो टोटल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब टोटल ऑफ डेबिट इक्वल नहीं होता टोटल ऑफ क्रेडिट के, फिर तो वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर मैंने डेबिट साइड पे कोई एरर किया, सेम उसी अमाउंट का एरर क्रेडिट साइड पर भी कर दिया, तो मेरे टोटल मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन एरर है, तो उन एरर्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर टोटल्स ही बिल्कुल डिफरेंट है तब तो 100% श्योरिटी है ना कि गलती हुई है कहीं ना कहीं, हम चेकिंग के लिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये अभी जो बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि टोटल्स का इक्वल होना लेकिन फिर भी एरर है, ट्रायल बैलेंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्या अगर टोटल इक्वल नहीं है तब तो पता चल जाएगा कि एरर मौजूद है, लेकिन टोटल इक्वल है लेकिन फिर भी एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे पास दोनों टोटल्स इक्वल आ गए 100-100, लेकिन एरर मौजूद थे, तो मैं तो एक लम्हे के लिए यही सोचूंगा ना कि जैसे सारी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक हुई पड़ी है। तो ये इसके लिमिटेशंस आ जाती हैं। देखें,
कहता है ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अच्छा ये बात याद रखना, ये एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आ जाएंगे। अच्छा बेसिकली आए कि आपके एग्जाम्स में आए या ना आए, बात होती है कि जो आप लोगों ने एग्जाम से पहले प्रेपरेशन करनी है ना, डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स उठाकर, उनके असाइनमेंट्स में ये चीजें मौजूद होती हैं। अब चाहे आए कि आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन वहां पर एक लम्हे के लिए आपने परेशान हो जाना है कि ये क्या बात हुई, सर ने ट्रायल बैलेंस की ऐसी तो कोई बात बताई ही नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज अ टेस्ट फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये जो असाइनमेंट्स बनाने वाले कुछ हैं हमारे पास, तो उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें भी शामिल कर देनी होती हैं बच्चों वाली, तो आप लोगों ने इस काम का कंफ्यूज हो जाना है। तो फिर बुक को रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करो, असाइनमेंट सॉल्व करनी है तुम लोगों ने। जैसे ही सिलेबस एंड हो जाए, प्रैक्टिस के लिए देखो भाई, मटेरियल जहां से मिलता है करो, पेपर ही पास होना है ना, हमारे बेनिफिट की चीज है। आपको जो मर्जी असाइनमेंट मिलती है आप करें, लेकिन सिलेबस एंड होने के बाद, उससे पहले नहीं, फिर आपने कंफ्यूज हो जाना। तो उन असाइनमेंट्स को आपने सिलेबस एंड होने के बाद के लिए रखना है। अभी सारा फोकस अपनी स्टडी टेक्स्ट पे रखना। ओके, इवन के अब बाद में चाहे आप वो असाइनमेंट ना भी करो, और आपने मेरे लेक्चर्स और ये स्टडी टेक्स्ट अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपका पेपर पास हो जाए। क्लियर? if both the debit and credit columns of trial balance are equal to each other, we assume that there is no mistake in the posting of journal and subsidiary books of ledger account. In carry forward balances of ledger accounts to trial balance and even in the balance of ledger accounts, कहता है कि जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों ने जितने भी बैलेंस कैरी डाउन ट्रायल बैलेंस में लेकर आए वो बिल्कुल ठीक ठीक लेकर आए। फिर जो हम लोगों ने अपने लेजर्स की क्लोजिंग की हुई है, वो क्लोजिंग भी बिल्कुल ठीक की हुई है। और वो बैलेंस जब हम लोग आगे फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, वो भी हमारे बैलेंसेस अगले साल के लिए भी बिल्कुल ठीक जाएंगे। और पिछले साल वाले जो इस साल लेकर आए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, कि कहीं पर किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। ऐसे ही है ना? लेकिन फिर क्या है, देखें आपसे कहता है दिस assumption is correct but should never be taken as, कि बात ये ठीक है लेकिन आपने इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं लेना, इसके ऊपर इतना भी एतमाद नहीं कर लेना आप लोगों ने। ऑलराइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? It means that there are certain errors which remains undetected by trial balance. Both the debit and credit columns of the trial balance may be equal in spite of certain mistakes. और अब वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, वो है ओमिशन। ओमिशन से मुराद कि आपने एक जर्नल एंट्री को टोटली स्किप कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। बस ये आप ऐसे समझ लो कि आप अपनी शॉप के ऊपर ना अपने सेल्समैन को बिठा के गए कि यार मैं ना 15 मिनट के बाद आ रहा हूँ, एक जरूरी काम है, तुम जरा शॉप संभालो, मैं आता हूँ। उसी 15 मिनट के दरमियान एक कस्टमर आया, 2000 रुपीज की उसने सेल्स की, मतलब वो चीजें परचेज करके ले गया। सेल्समैन ने 2000 की सेल्स कर दी। अब क्या हुआ, जब आप वापसी आए तो आपने अपने सेल्समैन से पूछा, हाँ जी कोई कस्टमर वगैरह आया? उसने कहा नहीं, और साथ में उसने आपको वो 2000 रुपये भी नहीं दिए। ना उसने आपको कैश दिया, ना कस्टमर आया, ना सेल्स रिकॉर्ड की। तो क्या आपको कोई पता चलेगा? ना उसने सेल्स रिकॉर्ड की, ना उसने कैश आपको दिया, ना डेबिट इंपैक्ट बताया, ना ही क्रेडिट इंपैक्ट बताया। तो भाई किसी किस्म का एरर आना ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस डिडक्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये देखो, फ्रॉड हो चुका है कि आपका सेल्समैन आपके साथ 2 नंबरी कर रहा है, इस चीज को डिडक्ट करना है। ओमिशन से यह मुराद होता है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर हुई है और आपने उसको टोटली इग्नोर कर दिया, आपने उसके डुअल इंपैक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किया।
फिर आ जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दीज एरर में बी मेंशन्ड एज अंडर। अब बेटा ये जो एरर्स है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, या आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, या FR 1 में जाकर आपने पढ़नी है, फिर आपने इनकी करेक्शंस भी पढ़नी है। लेकिन जहां पर थोड़ा बहुत आपको बताता है कि जो एरर ऑफ ओमिशन है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओमिशन मुराद हमने ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर दिया, लिखा ही नहीं सिरे से। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, कहते हैं पोस्टिंग ऑन राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट नेचर वाइज। क्या हमारे पास हमने पोस्टिंग एक जो साइड थी ना वो ठीक थी, पोस्टिंग ऑन राइट साइड मतलब डेबिट करना था डेबिट ही किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया। लेकिन एरर क्या हुआ, मैंने कंप्यूटर परचेज किया ऑफ ₹10,000, जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने कंप्यूटर की जगह पे परचेजेस को डेबिट कर दिया। आप लोग खुद सोचो, स्टार्ट में जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो आप लोग भी इस चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि सर फिक्स एसिड की परचेजेस परचेजेस नहीं है, लेकिन गुड्स की परचेजेस परचेजेस है। हाँ ना ऐसा, तो आपने उसको अपनी परचेजेस जाके रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि फिक्स एसिड रिकॉर्ड करना था। अब आपके ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी परचेजेज भी गलत हो गई और आपके फिक्स एसिड का बैलेंस भी गलत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेट करना मतलब एक गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए एक और गलती की, और दोनों गलतियों ने मिलकर एक दूसरे को छुपा लिया। बड़ी गलती नहीं हो गई, एक दूसरे को छुपा लिया, कंपनसेट कर लिया, तो आपको पता ही नहीं चला। अगर वो सिंगल मिस्टेक रहती तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल ना आता, हम आइडेंटिफाई कर लेते। लेकिन दूसरी गलती की वजह से वो बिल्कुल एक दूसरे को कंपनसेट कर गए। मजीद एग्जांपल्स वगैरह FR 1 में जाकर देखोगे। फिर देखो इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स ऑन बोथ साइड, मतलब आप लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का ही रिवर्सल रिकॉर्ड करने लगे। जैसे कि सेल्स की एंट्री क्या होती है हमारे पास, कैश टू सेल, आपने सेल्स टू कैश रिकॉर्ड कर दिया, आपके ट्रायल बैलेंस को पता नहीं चलना। फिर देखें पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट ही गलत हो गया, मुझे पैसे दिए थे मिस्टर ए ने, तो मैंने रिकॉर्ड करना था बैंक अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट, मैंने ए की जगह पे ई को जाके क्रेडिट कर दिया, अकाउंट गलत हो चुके। क्लियर। तो इसकी ये हमारे पास लिमिटेशन है हमारे ट्रायल बैलेंस की। इसे बेटा ये बाकी सारे एग्जांपल्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजिंग एंट्रीज ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, और बाकी हमारा ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल क्लोजिंग एंट्रीज और इसके साथ साथ इसकी MCQ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।